दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 29 मार्च 2026 को आपका कंप्यूटर का एग्जाम है और उस एग्जाम से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो एमसीक्यू हम लेकर के आए हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख लेगा और इन क्वेश्चंस को कर लेगा, हालांकि काफी सारे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लासों में डाले हुए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जहां तक भी मेरा ये वीडियो पहुंच पा रहा है, जिन विद्यार्थियों का 29 मार्च को RSCIT कंप्यूटर का एग्जाम है, वो विद्यार्थी जरा ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपकी परीक्षा में आपको काफी सहूलियत मिल सके, काफी फायदा मिल सके और आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो दोस्तों देखिए, बेसिक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज का पहला जो प्रश्न है वो आप कुछ इस प्रकार है, आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका 17 अक्टूबर सन 2000 को। कब हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000 को। कब हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000 को। क्लियर? इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूची है? आईटी अधिनियम सन 2000 में कितनी अनुसूची है? तो आपको यहां ध्यान रखना है, 4 अनुसूची है। कितनी है? 4 अनुसूचियां है। फिर आगे बात करते हैं, वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो इसका फाइनली आंसर आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000। ठीक है, फिर चलिए आगे। इसके बाद में देखते हैं हम अगला आपका जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ऐप कौन सा नहीं है इनमें से? आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर ऐप, तो वो ऐप कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, विंडोज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि विंडो के बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं है। ठीक है ना, विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होकर के ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमें क्या पूछा गया है? उसको चुनिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडोज एप्लीकेशन नहीं होकर के क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर एप्लीकेशन है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फाइनली आंसर है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप इसके अंदर दूसरा कोई सिस्टम या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, क्योंकि कंप्यूटर चलने का मतलब क्या है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा, तभी दूसरे सिस्टम को चला सकता है। अर्थात निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह कोई है तो उनके साथ कार्य करता है। तो ये आपका फाइनली आंसर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट, मैंने बताया था आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? तो यहां हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, उनमें से आउटपुट का उदाहरण बताना है आपको। तो आउटपुट का उदाहरण यहां है ट्रैक, वो क्या नाम है? प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का क्या है? आउटपुट है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट है। अब देखिए, आउटपुट में आप क्या क्या ले सकते हैं? स्पीकर आउटपुट है आपका, प्रिंटर आउटपुट है आपका, या फिर आपका प्लॉटर आउटपुट है आपका। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है आपका।
इस प्रकार ये देखिए स्कैनर, ट्रैक बॉल, स्टाइलिश, ये क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस है। क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। अब कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको पता करना है। तो कंप्यूटर में स्पीड होती है, सबको पता है। कंप्यूटर की गति होती है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी, शुद्धता के साथ कंप्यूटर काम करता है। क्या है, डिलीजेंस बोले तो कर्मठता के साथ काम करता है। केवल और केवल ये है कि बुद्धि की कमी रहती है। इसका मतलब कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव रहता है। इट मींस आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, 0। अर्थात कंप्यूटर में सोचने की क्षमता 0 होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब की बार क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों बजा रहे हो चप्पल लोगों। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो देखिए यहां देखिए विंडोज 7 एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये देखिए पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे ऐप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7। ठीक है, अब विंडोज 7 ही नहीं, यहां आप और भी डॉस भी ले सकते हैं, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो 8, विंडो 19, विंडो 11, विंडो 10, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होंगे। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, बोले तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण नहीं है। तो यहां देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और मैक्स फ्रेम, और यहाँ नोटबुक। तो यहाँ देखिए नोटबुक भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, मेन फ्रेम भी होता है। मैक्स फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता। मतलब कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पढ़ा है, मिनी कंप्यूटर हमने पढ़ा है, और नोटबुक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप है वो नोटबुक के अंदर आता है। तो यहां ध्यान देना है, मैक्स फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर को विशेष तौर से 4 भागों में हमने बांटा है। कौन कौन से होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। चलिए, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, सबसे ऊपर। सुपर सबसे ऊपर, बोले तो सबसे फास्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो किसमें काम आते हैं, ये आपके वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आते हैं। ये आपके भूकंप की तीव्रता मापने के काम आते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी कार्य होते हैं, बहुत भारी भरकम, एक तरीके से विशेष टेक्नोलॉजी के कोई खोज आप कर रहे हैं तो साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर, सबसे महंगे होते हैं, सबसे ये मान के चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो ध्यान रखना है, सबसे फास्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। क्लियर, चलिए आगे। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील एक प्रकार का प्रिंटर कैसा है, यह है इंपैक्ट प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है बेटा, इंपैक्ट। डेजी व्हील एक प्रकार का इंपैक्ट, क्योंकि प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो ये डेजी व्हील कैसा है, इंपैक्ट प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, मतलब 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, तो वो मेमोरी आपकी डायनेमिक रैम। कौन सी है, डायनेमिक रैम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डायनेमिक रैम प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। चलिए आगे, अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है मैन मेमोरी। कौन सी मेमोरी, मैन मेमोरी। क्या है, अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो मेमोरी है वो मैन मेमोरी है। ठीक है, चलिए, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है, यह सारथी आप बताएं क्या है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी
स्कैन करता है और पढ़ता है, बताओ क्या हो सकता है? OMR। क्या है? OMR। बोले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मतलब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे आप लोग BSTC का एग्जाम देंगे या आप RSCIT का एग्जाम देंगे, उसमें जो गोले भरने वाली जो शीट आती है वो ऑप्टिकल मार्क शीट OMR शीट होती है, और उसको पढ़ने के लिए जो मशीन होती है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होती है। चलिए, तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है OMR। निम्न में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल प्रकृति की है? एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। ये है आपकी वॉलेटाइल प्रकार की रैम। रैम का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? यस, बताएं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। चलिए, कंप्यूटर के साथ कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए ड्राई इंक मतलब सूखी स्याही का प्रयोग करता है? ऐसा प्रिंटर जो सूखी स्याही का प्रयोग करता है तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर क्या करता है? सूखी स्याही का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें CPU के स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए, रैम कितनी है इसकी, या हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेसिफिकेशन क्या है। मतलब ये सभी चीजें होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आप नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपको कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, रैम रोम क्या चाहिए, ये सब चीजें। तो ये रैम रोम और हार्ड डिस्क और CPU की जो इंटेल, जैसे बोले तो प्रोसेसर कौन सा वाला चाहिए, i5, i7, i9, i10 जो भी चल रहा है, ठीक है ना। पुराने जमाने में चलते थे कोर, ड्यूल कोर, ये सब चीजें चलती थी पहले, ठीक है ना। कोर, ड्यूल कोर, या फिर और आप लेना चाहो तो नाम क्या है, और क्या बताऊं आपको, कुछ प्रकार इंटेल से पहले कौन कौन से थे वो देखना है। i3, i5, i7, ये ठीक है। चलिए आगे। तो इसका फाइनली आंसर ये सभी चीजें आवश्यक होती है किसके लिए? कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए। फिर DPI का विस्तृत रूप। DPI कल परसों आपको पढ़ाया था। DPI का फुल फॉर्म अभिषेक आप बताएं बेटा। डॉट्स पर इंच। कल बताया भी था मैंने कि 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी, वो होता है DPI, डॉट्स पर इंच। DPI का मतलब क्या होता है? डॉट्स पर इंच। मतलब तो 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे फोटो की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट रहेगी, अर्थात पिक्सल अच्छा होगा, और पिक्सल अच्छा होगा तो जितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है, आपको खुद को पता है कि जितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है उस कैमरे की फोटो की क्वालिटी बहुत ही शानदार आती है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? DPI का विस्तृत रूप है, जो पूरा नाम है वो है, फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंचेस। क्या है? डॉट्स पर इंचेस आ जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? बोले तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ यूनिक्स जो है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, यहाँ पूछा है 4 दिए हुए, उनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? विंडोज XP, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि विंडोज जहां आ गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये एडोब रीडर एक तरीके से PDF फाइल को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये एडोब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये VLC मीडिया प्लेयर जो है गाने सुनने के लिए, ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है। कुल मिलाकर के विंडोज XP जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर आ जाइए, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं, और
उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम ट्रे। आपने देखा हो तो ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर यहां पर जो एक तरीके से डेट और टाइम दिखाई देता है, वहां पर देखना आप सिस्टम के कोने पे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ट्रे। मतलब टास्क बार का एक छोटा हिस्सा है। नीचे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार। यहाँ नीचे जो पट्टी चलती है ना आपके सिस्टम में, उसको टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार के अंदर इस तरफ राइट हैंड साइड में कोने की तरफ आपकी टाइम और डेट दिखाई देता, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। चलिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? मल्टीटास्किंग कौन सा नहीं है? ये नहीं है एमएस डॉस, क्योंकि डॉस बेस्ड कंप्यूटर आजकल ये नहीं चलता है, एमएस डॉस वाला नहीं चलता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता है। और इसीलिए ये क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? एमएस डॉस। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? निम्न में से कौन सी विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। विंडो 8 अगर आपने देखा हो तो उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। फिर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यहाँ ये ओरेकल जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी मैंने बताया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। केवल ओरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, जहां फाइल्स को स्टोर की जाती है उस लोकेशन को क्या कहते हैं? उस लोकेशन को फोल्डर कहते हैं। आपके द्वारा जो फाइल बनाई गई है वो कहाँ स्टोर करते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? फोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? फोल्डर कहेंगे। चलिए, निम्न में अच्छा, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए करते हैं क्या? क्या है ये सभी? किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, कंट्रोल पैनल में जाने के लिए, डिवाइस एंड प्रिंटर के लिए, तो ये सभी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग सभी के लिए किया जाता है, क्योंकि विंडोज में स्टार्ट बटन जैसे ही दबाते हैं अपन, विंडोज का स्टार्ट बटन बताया था मैंने, उसको दबाते ही ऊपर सारे जितने भी सारे फंक्शन है वो सारे खुल जाते हैं। वहां से अपन जहां भी जाना चाहते हैं वो हो जाएगा आपका। चलिए, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? ऑनलाइन बातचीत करने के लिए, शिक्षा के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, सभी कार्य के लिए विशेष काम में लिया जाता है। इंटरनेट से सारे काम कर सकते हो और आप पेमेंट भी कर सकते हो और ऑनलाइन बातचीत भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हैं आप। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या? इसका नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहाँ है इसमें? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये रहा। ठीक है, इसका ये पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब ब्राउजर क्या है? अब वेब ब्राउजर आपको देखने हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपको बता दूं मैं, यूसी ब्राउजर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब ब्राउजर्स हैं। क्या है? ब्राउजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेब ब्राउजर एक प्रकार के क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कहाँ है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। किसका नाम? मोडेम। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। चलिए यहां देखिए अगला, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल, अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही है पहला आंसर है इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और कुछ है? यूनिवर्सल रिपोर्ट नहीं। क्या रहेगा यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? सर्च इंजन कौन सा है? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आप कुछ भी ढूंढते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल में ही तो जाते हो, तो इसलिए गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। www का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये रहा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इस बार www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। वर्ल्ड वाइड वेब वर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो यहां ध्यान रखना, जीमेल को ईमेल कहते हैं क्योंकि ईमेल क्लाइंट क्या है? जीमेल, गूगल मेल। क्या है? गूगल मेल। ठीक है, और ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ये रहा। ठीक है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। भीम का पूरा नाम क्या है? देखो ये फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे। भीम का पूरा नाम क्या है? ये है भारत इंटरनेट, अच्छा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपका फाइनली, आपने पेमेंट करते हो भीम, यूपीआई करते हो, तो वो ये है। ठीक है, ओटीपी का पूरा नाम? यस सैनी, ओटीपी का पूरा नाम? वन टाइम पासवर्ड। आपके पास आता है फोन में ओटीपी? राशन लेने जाते हो कि नहीं जाते हो? ओटीपी पूछता है, या फोन पे करते हो किसी को तो ओटीपी आता है कि नहीं आता है? ये ध्यान रखना है। तो ओटीपी बोले तो वन टाइम पासवर्ड कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी, वन टाइम पासवर्ड। क्लियर? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? अब मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है क्रेडिट कार्ड, ये मोबाइल वॉलेट का नहीं है। बाकी आपने एसबीआई बडी बोले तो ये मोबाइल में ऐप होता है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम आप जानते ही हो, खूब चलाते हो पेटीएम तो, ठीक है। और ये क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपके खाते में पैसा नहीं है उसके बावजूद भी आप परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम लिमिट होता है, उतने समय के अंदर आपको वापस पेमेंट करना होता है। अगर अदरवाइज नहीं किया तो इसका पेनल्टी काफी ज्यादा होता है, काफी महंगा होता है। डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बोलते हैं, एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो डेबिट कार्ड को हम बोलते हैं एटीएम कार्ड। तो एटीएम में तो, एटीएम से तो आप क्या करोगे? एटीएम कार्ड से तो जितना आपके अकाउंट में पेमेंट पड़ा हुआ है उस पेमेंट को आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा है, इससे आपके खाते में पैसा नहीं है उसके बावजूद इसकी कोई फिक्स लिमिट होती है, उतना पैसे का आप कोई ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते। कैश निकाल लोगे तो चालान तगड़ा, ये मान लो उसका जो पेनल्टी है ना वो बहुत तगड़ी लगती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको, एटीएम और डेबिट कार्ड में फर्क होना चाहिए। वो एटीएम और क्रेडिट कार्ड बोले तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट यानी आपके जितना खाते में फंड पड़ा है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं होने के बावजूद भी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, पहले ही बैंक आपको लिमिट देता है, आपको 75,000 की लिमिट है या 5 लाख की लिमिट है, उतना पैसा आप खर्च करते हो, कर सकते हो। अगर आप टाइम पे जमा नहीं करवाते हो तो उसका काफी पेनल्टी लगता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो यहां देखिए ई कॉमर्स बोले तो ट्विटर है क्या? नहीं। फेसबुक ये भी नहीं है। फ्लिपकार्ट ये है ई कॉमर्स। अब देखिए ट्विटर एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, याहू एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई आजकल तो क्या चल गया, अमेजॉन है ना, अमेजॉन बोलते हो नहीं बोलते हो? अमेजॉन, मीशो, फिर ये क्या क्या शॉप क्या नाम है, शॉपसी है ना, शॉपसी और फ्लिपकार्ट, ये सारे इस प्रकार के ई कॉमर्स की साइटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की साइटें हैं, वेबसाइट हैं जहां से आप अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आप कुछ भी मंगा सकते हैं, चप्पल, जूते, जुराब, घड़ी, आपने कपड़े लत्ते, कोई गाड़ी, कुछ भी मंगा लो ऑनलाइन, लैपटॉप वगैरह सब मिलते हैं आपको। ठीक है ना, तो इन कौन सी ई कॉमर्शियल साइट है? ये क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है फ्लिपकार्ट। और बाकी ये तीनों जो दिख रही है ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? वही कॉमर्शियल, ई कॉमर्स, ठीक है ना। बेचने और खरीदने के लिए कहाँ है? ई कॉमर्स साइट, ये ई कॉमर्स, ठीक है। फिर आज निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है? ई बाजार। राजस्थान सरकार कौन सा चला रही है? ई बाजार चला रही है। चलिए आगे, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? यह है ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है ट्विटर। ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं ना बड़े नेता, क्या करते हैं, अपनी कोई भी बात होती तो वो ट्विटर के माध्यम से पूरी जनता को बताते हैं, ठीक है। तो ये ट्विटर। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग ये क्या है? B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है ना, बिजनेस टू कस्टमर। बोले तो ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? यह है बिजनेस टू कंज्यूमर। मूक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन, अच्छा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, यही रहेगा फर्स्ट वाला ही। इसका क्या रहेगा? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। चलिए, फेसबुक किस साइट का एक उदाहरण है? सोशल नेटवर्किंग साइट बताया था मैंने, ये रहा सोशल नेटवर्किंग फेसबुक। फिर इसके बाद में जॉब सर्च वेबसाइट, एक प्रकार का naukri.com का है इसमें, ये रहा। आप अगर कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक साइट होती है naukri.com, ठीक है। तो आज के लगभग 50 क्वेश्चन थे। आप लोगों को इस प्रकार के काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों का 29 मार्च को एग्जाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी आगामी एग्जाम में, चाहे आप कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं, पुलिस पटवारी वगैरह, वहां पर भी कंप्यूटर का रेशियो रहता है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप यहां से पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी प्रेजेंट में मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा आयाम है कि आप अगर इन वीडियोस को ऑनलाइन देख लेंगे तो भी आपको अपनी परीक्षा में काफी सहूलियत मिलेगी, ठीक है दोस्तों। बाय, आज के लिए इतना ही।